अयूब खान साहब का जो टाइम है दैट इज़ फ्रॉम 1958 टू 1969। ये जो ड्यूरेशन उन्होंने गुजारा है ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का, ये एक मार्शल लॉ का ड्यूरेशन है। मार्शल लॉ होती है फ़ौजी हुकूमत, ठीक है। अयूब खान पहले कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान मिलिट्री में, और उन्होंने पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत की बुनियाद रखी। पहला मार्शल लॉ लगाने वाले वो हैं। तो इस तरह से जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा और एक मिलिट्री गवर्नमेंट का आना, जो सारे का सारा खमियाजा है वो अयूब खान साहब के शोल्डर्स के ऊपर जाता है। खान साहब ने जहाँ तक बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जो किसी तरह भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर वो परमिसिबल नहीं होती। तो हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप जायज़ा लेते हैं। इन शॉर्ट ये कि अयूब खान साहब ने अपने टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करवाई, और फिर उसके बाद ये है कि इनके टाइम के अंदर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, और एक न्यू मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं बीडी सिस्टम। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन पाकिस्तान, जिसके ज़रिए जो है वो आप ये देखो कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक आती है, ठीक है। इसमें चलते हैं। सबसे पहले अयूब खान साहब कौन थे? तो ये पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट थे। इनसे पहले जो है आप ये देखें, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा हैं। वो भी मिलिट्री बैकग्राउंड रखते हैं, ये भी मिलिट्री बैकग्राउंड रखते हैं। और इन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा से चार्ज संभाला, चार्ज ज़बरदस्ती लिया, और इन्होंने जो है वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। और ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ ख़ान नून जो थे उनको हटाया था। सिकंदर मिर्ज़ा की जगह पर ये आए। सिकंदर मिर्ज़ा ने इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने को कहा जब ये कमांडर इन चीफ थे, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया कि मैं प्रेसिडेंट ही बेहतर हूँ और प्रेसिडेंट की पोजीशन में रहना चाहता हूँ। अब ये है कि इनकी तकर्री को, इनके पावर में आने को बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक किया, स्पेशली द पीपल फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया। बाय ऑल टर्म्स दे हैड हेटेड द रूल ऑफ अयूब खान, और उस पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हंगामा आराई भी हुई। अब ये है, सवाल ये पैदा होता है कि अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ क्यों लगाया? तो ये समझते थे कि मिलिट्री एक मुनज़्ज़म अज़ारा है, और चूँकि पॉलिटिकल लीडरशिप उस वक़्त की बहुत सारे मामला जो है वो हल नहीं कर पा रही, तो मिलिट्री ये सलाहियत रखती है कि तमाम तर पॉलिटिकल मैटर्स को सॉल्व कर सकती है। और फिर उसके बाद ये भी है कि इन्होंने देखा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही, तो आई एम द पर्सन दैट कैन प्रोवाइड देम विद ऑल द बेसिक नेसेसिटी, और तमाम तर चीज़ें जो कि उनको रिक्वायर्ड हैं एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए, तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया दैट वाज बीटी सिस्टम, और ये 26 अक्टूबर 1959 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें आम लोग जो हैं वो बीडी मेंबर्स को वोट डालेंगे। हर इलाके के अंदर एक बीडी मेंबर होगा। कोई एक यूनियन काउंसिल है तो उसमें एक बीडी मेंबर होगा। मुख्तलिफ लोग इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो शख्स जो कि सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा वो बीडी मेंबर बन जाएगा उस इलाके का। फॉर एग्जांपल कोई भी हाउसिंग स्कीम जैसे कि कहीं पे भी हो सकती है, तो वहाँ पर एक बीडी मेंबर इलेक्ट करेंगे। ये जो बीडी मेंबर है ये बाद में प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी प्रोविंशियल असम्बलीज़ और सेंट्रल असम्बलीज़ के लोगों को इलेक्ट करेंगे। और इस तरह से ईस्ट और वेस्ट के लिए टोटल जो बीडी मेंबर्स थे वो 80,000 थे। ये है कि 17 फरवरी 1960 में 95% इलेक्टेड लोगों ने इनके अंदर कॉन्फिडेंस अपना रिपोज किया, और इस तरह से बाकायदा डिक्टेटरशिप के 2 साल के बाद जो है वो अयूब खान साहब जो हैं वो पावर में आ जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद का ड्यूरेशन है, ये पाकिस्तान के अंदर एक नया आइन इंट्रोड्यूस करते हैं। जो पाकिस्तान में एक नया आइन 1956 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ,
तो वो आइन जो है वो आप देखें कि 4 साल भी, 6 साल भी, लाइक 2 साल भी नहीं चल सका, बल्कि 6 साल के बाद इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी। अयूब खान साहब की जो इंस्पिरेशन थी वो अमेरिका था। इनके मुताबिक अमेरिकन सिस्टम पाकिस्तान के लिए बेस्ट सूटेड था। तो उन्होंने ज़बरदस्ती एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई। अब बात सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या? किसी भी कंट्री का कानून जिसके तहत वो कंट्री रन किया जाता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इन्होंने 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और इसमें यह था कि कैबिनेट, जुडिशरी, गवर्नर्स, वो तमाम के तमाम जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट साहब जो है वो नॉमिनेट करेंगे। सो इसमें खुल्लम खुल्ला करप्शन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और अगर चाहा जाए तो प्रेसिडेंट को उतारा भी जा सकता है, लेकिन वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। द होल इलेक्टोरल कॉलेज शुड गैदर एंड देन द इम्पीचमेंट कैन बी ट्रिगर्ड। आगे हम बात करते हैं कि जब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो इसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी बैन ख़त्म कर देते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रोल जो है वो ना होने के बराबर होता है। रोल हो या ना हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिक्टेटरशिप। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसके अंदर कि 1962 की क्या इल्स थे या उसके अंदर किस किस्म के फॉल्ट्स थे। तो उसमें सबसे बड़ी बात, और फिर उसमें ये भी है कि क्यों ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अयूब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बड़ी मुखालफत थी। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बीटी सिस्टम जो है वो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे उसके अंदर आ गए, आहिस्ता आहिस्ता उसका हिस्सा बन गए। और सबसे बड़ी बात कि पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा थी तो वहाँ के बीडी मेंबर्स भी ज़्यादा बनते थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोग ये समझते थे, ज़्यादातर पॉलिटिकल एलीट जो है, कि अगर उनको ज़्यादा दे दिए गए बीडी मेंबर्स तो हो सकता है पार्लियामेंट में उनकी से ज़्यादा हो जाए, उनकी बात ज़्यादा चले और जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो दब जाएं। तो हालांकि ये भी है कि यहाँ पर 1 करोड़ ऑलमोस्ट पॉपुलेशन का कम था वेस्ट पाकिस्तान में, और ईस्ट पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग ज़्यादा हैं उस वक़्त की पॉपुलेशन के मुताबिक। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि बीडी मेंबर्स, अगर इसके हवाले से देखें तो बीडी मेंबर्स भी वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, लेकिन दोनों को बराबरी देने की कोशिश की गई। और इस तरह से दोनों को, अगर जहाँ पे पॉपुलेशन आप ये देखो कि ज़्यादा भी है, उनको बराबर किया जा रहा है उस हिस्से के मुताबिक जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, और दोनों को बराबर के बीडी मेंबर्स दिए जा रहे हैं। इस तरह से जो पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैं उनके दिल में जो सेपरेशन का बीज बोया गया है वो किसके टाइम में है? वो द क्रेडिट गोज़ टू खान साहब। और इस तरह से अयूब खान साहब जो हैं उनके टाइम में जो है ये कारनामा सर अंजाम दिया जाता है। अच्छा, अब इसमें ये भी है कि इंडिया ने भी उस पर जलती में तेल डाला। जब उन्होंने देखा कि ये भी इंसाफ नहीं कर रहा तो उन्होंने भी इस बात को हवा दी, इस बात को हाईलाइट किया कि वेस्ट पाकिस्तान वाली ईस्ट पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं तो ये देखने में आया कि पॉलिटिकल प्रोसेस जब चलता है तो ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो पीपल फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में होती हैं, और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथों में बहुत कम अदारे हैं, जिनसे उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये फील होना शुरू हो गया कि हमारे ऊपर असल में वेस्ट पाकिस्तान के लोगों की हुकूमत है। Why West had taken measures to remove the resentment of what? Why West had taken measures to remove the resentment? बंगाली was, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या काम किए वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कि उनकी जो एक ख्वाहिश है ज़रीना वो ख़त्म हो सके, और उनको ये जो फील होता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो ख़त्म हो सके। तो उसमें ये है कि जो बंगाली है उसको भी नेशनल लैंग्वेज के तौर पर तस्लीम कर लिया जाता है, और नेशनल असम्बली का सेशन जो है वो ढाका और इस्लामाबाद दोनों जगहों पे होगा। अगर प्रेसिडेंट साहब वेस्ट से हैं तो चेयरमैन जो है असम्बली के
जो स्पीकर ऑफ द असेंबली हैं वो ईस्ट पाकिस्तान से होंगे। और ये मैयर्स इसलिए लाई गई ताकि वेस्ट पाकिस्तान के लोग जो उनको एहसास कमतरी पैदा हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, वो कम करने की कोशिश कर रहे थे। पीटी सिस्टम में घूम घुमा के वही लोग आ गए जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, कोई आम बंदा इसका कम ही जो है वो हिस्सा बना। और ये भी है कि ज़्यादातर लोग इसमें जो बाकी के अदारे हैं, मिलिट्री है या ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी ज़्यादातर लोग कहाँ से थे, वो वेस्ट पाकिस्तान से थे। तो वाज़ह तौर पे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को हर जगह पे फ़ौक़ियत दी जा रही थी। इसी तरह ये है कि 1965 में इलेक्शन हुए और अयूब खान साहब उस इलेक्शन में भी जीत के जिसके अंदर फातिमा जराइन के मुकाबले में थी। तो अयूब खान साहब के टाइम में ये इलेक्शन हुए और ये था कि इनको जो सपोर्ट कर रही थी पॉलिटिकल पार्टी वो थी कन्वेंशनल मुस्लिम लीग, और उसने अच्छा खासा इसको सपोर्ट किया जिसके नतीजे में इन्हें वोट ज़्यादा मिले। और जबकि सारे के सारे ओपोनेंट्स में जो उस वक्त के ज़्यादातर पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, उनके पास कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं था जो कोई अयूब खान साहब के बराबर लाया जा सकता होता, या इनके हैसियत के मुताबिक कोई ऐसा अमल, एक ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था या लीडर नहीं था जो कि इनकी बराबरी कर सकता। तो उन्होंने फातिमा जिन्ना को इनके मुकाबले में खड़े करना जो है वो बेहतर समझा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इलेक्शन होता है तो उसमें अयूब खान साहब जीत जाते हैं और 65-35 की रेशो के अंदर जो है वो लोग वोट डालते हैं। तो ये इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान ने वंस अगेन जो है वो कबूल नहीं किया और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए और फिर उसमें ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की हलाकतें भी हुई। फिर इसके बाद है कि जो अयूब के 10 साल दौर है, 10 या 11 साल जब तक ये पावर में रहे हैं, उसको डेकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। डेकेड ऑफ डेवलपमेंट इसलिए भी कहते हैं कि इस दौर में पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, पाकिस्तान में वाकई ही में तरक्की होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडस्ट्रीज़ को लगाने वाले कौन है और क्या आम लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है। तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं फिर कि आम लोगों को इसका बेनिफिट नहीं होता और ज़्यादातर जो बेनिफिट है वो सिर्फ महदूद लोगों तक जो है वो मुश्तमिल हैं और उन्हीं को बेनिफिट इसका होता है। तो इस तरह से डेकेड ऑफ डेवलपमेंट का भी जायज़ा लेते हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किस किस्म की थी? पाकिस्तान में पहली मरतबा ज़मीन की लिमिट डिफ़ाइन की गई इनके टाइम में। तो मैक्सिमम कोई ज़मीन जो रख सकता है वो 500 एकड़ और 1000 एकड़ है ज़राई रकबे का। 500 एकड़ अगर आपकी ज़मीन को नहर का पानी लगता है तो आप 500 एकड़ रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप 1000 एकड़ बारानी लैंड का रख सकते हैं। ये एक लैंड लिमिट डिफाइन की गई। फिर उसके बाद ये है कि इनके जो स्टेप्स थे वो सोशल और इकोनॉमिक पूरी दुनिया में उनको सराहा गया और वो स्टेप ले भी सकते थे क्योंकि डिक्टेटर था और डिक्टेटर की बात आपको पता है कोई भी मोड़ा नहीं करता। तो इस तरह से वो अपनी बहुत सारी बातें मनवाने के अंदर कामयाब ही रहा। पाकिस्तान में नई वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग दिस टाइम, जिसमें मैक्सिवा पाक और इरी पाक जो है वो वैरायटीज़ सर फहरिस्त हैं। और ऐसे है कि इन वैरायटीज़ ने पाकिस्तान में वाकई बहुत बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशन जो है वो जनरेट किया। जहां गंदम की फ़ीकस पैदावार फ़ी एकड़ पैदावार जो थी वो 15 से 20 मन थी, उस टाइम में फिर ये पैदावार 35 से 40 मॉन्स हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस थी उस टाइम के हवाले से। और ये थी कि राइस की भी वैरायटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और वो ज़्यादा सलाहियत रखती हैं। फिर पाकिस्तान के पास पानी भी जो है वो मुस्तकिल अंदाज में अवेलेबल है बिकॉज इंडिया के साथ हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन कर लिया और अब मुसलसल 3 दरियाओं में हमारे पानी मौजूद रहेगा इस ट्रीटी के नतीजे में। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वर्ल्ड बैंक की कंट्रीब्यूशन से पाकिस्तान ने अपना पानी के रिसोर्सेज भी जो हैं वो सिक्योर किए हैं। और इसके अलावा ये है कि 2 बड़े डैम्स बना लिए गए हैं और लैंड कल्टीवेशन जो है वो बढ़ गई है चूँकि नई नहरें बनाई गई और लिंक कैनाल्स बनाई गई। फिर उसके बाद डैम्स में पानी भी स्टोर किया जाएगा। फिर ये भी है कि इनके टाइम में पाकिस्तान में ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी जो है मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुई है।
तो मशीन्स के आने से जो काम महीनों में होने होते हैं वो दिनों में होने लग गए। और एक बड़ा रकबा पाकिस्तान का जो प्रोग्रेसिव फार्म है, जो अफोर्ड कर सकता था, वो बड़ा रकबा जो है वो इस टाइम में कल्टीवेशन में आ गया। ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स लाए क्यों थे? क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि जागीरदाराना सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा थे और इट वाज वेरी अनकॉमन कि ये इस तरह की चीज़ें जो है आप देखो कि यहाँ पर मौजूद थी, कि लोगों के पास हज़ारों एकड़ अराज़ी मौजूद थी और उस पर कल्टीवेशन नहीं की जा रही थी। तो जब ये चीज़ें अयूब खान साहब के की नज़र से गुजरी तो उन्होंने कहा कि ज़मीन को तकसीम किया जाए, बहुत सारी गवर्नमेंट की लैंड जो है वो लोगों में तकसीम की जाए और इस तरह लैंडलॉर्ड्स के पास भी जो है ज़मीन उसको तकसीम किया जाए, जिसके नतीजे में ये क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में तरक्की करेगा। और फिर ये भी था कि फॉर्म की जो मिनिमम इस तरह से जो मिकदार है या नंबर है 12.5 एकड़, यानी कि अगर किसी शख्स के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो उसको बाकी एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 7.5 एकड़ ज़मीन प्रोवाइड की जाएगी और उसके अंदर वो क्या करता है, अपनी मर्ज़ी की काश्तकारी कर सकता है। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जो खान साहब के टाइम में वाकई लोगों को दी जाती है। तो आगे चलते हैं कि इसके अलावा इंडस्ट्री रिफॉर्म्स ने भी बहुत तरक्की की और नई इंडस्ट्रीज़ को बढ़ने फूलने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सस्ते दामों में रकबा भी प्रोवाइड किया और बिजली का ज़राए और सीवरेज की फैसिलिटीज़ और इसी तरह टैक्स में बहुत छूट दी। साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पर टैक्सेस बहुत हाई थे, इंडस्ट्रीज़ को टैक्सेस दिए गए, तो बाहर से बहुत सारी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान में आ जाती हैं इस ड्यूरेशन में। तो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से। तकरीबन पाकिस्तान में 7200 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं मुख्तलिफ टाइप्स के, वो मुख्तलिफ जगहों पे लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वहाँ स्टार्ट होते हैं। और कंट्री इस टाइम में बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाता है। और फिर ये है कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगाए ताकि इम्पोर्टेड आइटम्स को डिस्करेज कर किया जा सके। इनके टाइम में फिर ये भी है कि वोकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खुले, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, जहाँ पर लोगों को टेक्निकल इंफॉर्मेशन और पढ़ाया जाने लगा और वो लेबर फोर्स का एक बड़ा हिस्सा बने और ये लोग उस टाइम में जाके बाहर के बहुत सारे ममालिक में भी सर्व करते हैं और वो पाकिस्तान के लिए ज़रिए में मुबादला का जो है वो सोर्स बना। इसके साथ ही इस टाइम में एक न्यू कैपिटल बिल्ड किया गया और इस न्यू कैपिटल का जो फर्स्ट पाकिस्तान का प्लान्ड सिटी है इस्लामाबाद है। उसकी वजह ये कि कराची अपनी लोकेशन के लिहाज से एक बड़ा अनसेफ सिटी है, आपके साथ एक हॉस्टाइल किस्म का नेबर है जो किसी भी टाइम पाकिस्तान पे धावा बोल सकता था। तो कराची पे कब्जा होते हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बिकॉज इट वाज अ कोस्टल सिटी। और देखें कि समुंदर से रसाई बहुत आसानी से और सारा बॉर्डर ओपन है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद इसलिए बनाया गया क्योंकि इस्लामाबाद पहाड़ों के दामन में था और इस तक रसाई बहुत मुश्किल थी और ये बड़ा महफूज सिटी था और किसी भी कंट्री के जो दारुल हुकूमत है उसको एटलीस्ट बहुत ज़्यादा सेफ होना चाहिए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फेल क्यों हुई? उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कॉमन लोग जो हैं वो एमपी और एमएनएस को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे और इस सिस्टम में रिश्वत देना बड़ा आसान था। बीडीज़ को कंट्रोल करके आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को रिग कर सकते हैं, उनमें धांधली कर सकते थे, मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में ला सकते थे। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, करप्शन के हवाले से बहुत बड़ी एक फैसिलिटी भी आप कह लें या आप इसको कह लें कि एक स्पेस अवेलेबल थी कि किसी तरह भी करप्शन की जा सकती है। इनके टाइम में फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया। असल में अयूब खान साहब अमेरिकन सिस्टम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर, तो अमेरिकन्स ने इस एज के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं करते तो आप तरक्की नहीं कर सकते। तो ये बात उनकी काफ़ी हद तक ठीक भी थी। पॉपुलेशन को आप कंट्रोल करते हो और पॉपुलेशन को रिसोर्सेज के मुताबिक कंट्रोल किया जाना चाहिए। और ये है कि इनके टाइम में बहुत सारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो खातिर ख्वाह कामयाब नहीं हो सकते बिकॉज ज़्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान के वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं
करते, और जो रेट ऑफ पॉपुलेशन था इसकी वजह से वो बढ़ता चला गया, और आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा लोग होंगे। और इसके फेलियर की एक वजह ये भी थी कि अयूब खान साहब ने जो इंट्रोड्यूस करवाया है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बग़ैर पार्लियामेंट में डिस्कशन के था। ये एक शख्स जो है उन्होंने जो है वो बहुत जल्दी जो है वो इसको बनाने में की, और बहुत सारे लोगों की राय इसमें शामिल नहीं हुई, और उसमें सिस्टम में लोगों की कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं, तो इस वजह से ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। तो ये एक बैड फैक्टर था, जो कि जिसकी वजह से ये रिफॉर्म्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का जो ही खान साहब जाते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और फिर ये है कि एजुकेशन के हवाले से लिटरेसी रेट बहुत बढ़ाने की कोशिश की, और न्यू सिलेबसेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, लार्ज नंबर में स्कूल एंड कॉलेजेस खुले। एक तखमीने के मुताबिक खान साहब के टाइम में 3,000 के करीब स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुलते हैं, और ज़्यादातर लेकिन इनमें ये कि वेस्ट पाकिस्तान में थे। और लेकिन इस टाइम में ये भी है कि टेक्निकल एजुकेशन को बड़ी अहमियत दी जाती थी, और फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है जिसके ये भी फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के ज़रिए पोलीगैमी जो थी, एक से ज़्यादा जो शादियां हैं उन पे पाबंदी लगा दी गई, और फर्स्ट वाइफ की कंसेंट जो है उसको लाजम करार दिया गया। ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इन कंपैरिजन विद द इस्लामिक फ़िलासफ़ी। और वहाँ पे देखें, इस्लाम बच्चों के ऊपर बच्चों को रोकने की किसी किस्म की शर्त नहीं लगाता। दूसरी बात ये है कि इस्लाम इसके अलावा जो है पोलीगैमी पे भी बिल्कुल भी किसी किस्म का बैन नहीं लगाता। तो इस तरह से ये दो चीज़ थी जो अन इस्लामिक थी इनके टाइम में। और 1965 की वॉर भी इन्हीं के टाइम में होती है। पाकिस्तान बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, खान साहब बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे। इनको ये था कि अगर चाइना भी बॉर्डर इशू के ऊपर कश्मीर से इंडिया से जंग जीत सकता है तो हम भी जीत सकते हैं। और इन्होंने एक कश्मीर को मिलिट्री इंटरवेंशन के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की। वहाँ पर पाक फ़ौज उतरी, जिसके बाद इंडियन अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान को जंग के नतीजे में उसका जवाब दिया। और ये था कि ये जंग जो है अगर ज़्यादा देर जारी रहती तो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली रुक गई। और ये है कि ताशकंद में रशिया ने पाकिस्तान और इंडिया की सुलह करवाने की कोशिश की, अपने गुड ऑफिसर्स को ऑफ़र किया। और ताशकंद के अंदर ये है कि इस टाइम के अंदर फिर पीस ट्रीटी भी साइन होती है, बड़ी फेमस है, दैट इज़ कॉल्ड ताशकंद एग्रीमेंट, जहाँ से खान साहब की जो है वो डिक्लाइन वो स्टार्ट होता है। क्योंकि खान साहब ने पूरी कौम को बता रखा था कि हम ये जंग जीते हैं, जबकि पाकिस्तान जंग जीता नहीं था। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान में एंटर होने से बचाया, लेकिन ज़्यादातर काम जितने भी हैं वो मौजूदाती तौर पे हुए। अल्लाह पाक ने कोई स्पेशल हेल्प प्रोवाइड की पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जंग जो है बराबर करने में कामयाब हो गया। लेकिन जो मैदान में जंग लड़ी गई वो हम टेबल के अंदर हार गए। टेबल टॉक के अंदर खान साहब ने कश्मीर इशू को हाईलाइट नहीं किया, और टेबल टॉक के अंदर खान साहब ने जो है वो कश्मीर के हकूक़ को, उनकी बेबसी को, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सही तरह से जस्टिफाई नहीं कर सके। तो भुट्टो साहब इस टाइम में फॉरेन मिनिस्टर हैं। भुट्टो साहब का और अयूब खान साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। इवन भुट्टो साहब जो है वो खान साहब को डैडी भी कहा करते थे। और ज़्यादातर लोग अयूब खान की गवर्नमेंट से राज़ी नहीं थे। तो जब भुट्टो साहब पूरी कौम को ये बता देते हैं कि पाकिस्तान ने किसी किस्म की जंग नहीं जीती, तो इससे फिर जो खान साहब का फेम का ग्राफ था वो बहुत नीचे आ गया, और भुट्टो साहब का जो फेम का ग्राफ था वो बहुत ऊपर चला गया। इवन भुट्टो साहब को अयूब खान साहब ने हुकूमत में से निकाल दिया, पोस्ट से हटा दिया, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो एक्सटर्नल और मीडिया के प्रेशर की वजह से उनको छोड़ना पड़ा। और फाइनली ये हुआ कि भुट्टो साहब ने एक अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखा। सो इंशाल्लाह इससे आगे डिस्कशन करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और आप जो है इसके सेकंड पार्ट को भी देखिएगा, तो आप लोग इंशाल्लाह इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे।
थैंक यू सो मच।